नमस्कार, मेरा नाम दीपक है और आज की मेरी वीडियो में एक नया चैप्टर शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको 11th क्लास का थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है वो रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ। आप बोर्ड पे जैसा कि देख पा रहे हैं कुछ कंडीशंस मैंने लिखी हैं जिनसे रिलेटेड एक ग्राफ बनाया गया है और ये 11th क्लास में आपने चैप्टर किया था जिसका नाम था लीनियर इनइक्वालिटी, जिसमें हम जितनी भी गिवन कंडीशंस होती थी इन गिवन कंडीशंस का एक कॉमन ग्राफ आप ड्रॉ करते थे, जो कि अभी मैंने नहीं किया। वो सम के साथ साथ मैं आपको जैसे करता रहूँगा। अब स्टार्टिंग से अगर मैं शुरू करूं तो ये जो कंडीशंस हैं इसमें दो वेरिएबल्स आपके पास हैं एक्स वाई। तो इनमें दो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स की पावर वन होने की वजह से इनको बोलते थे हम लीनियर इनइक्वालिटी। सिंबल की वजह से इनको इनइक्वालिटीज बोला जाता था। अब इस टॉपिक में इन तीन कंडीशंस में ही आपके पास क्या क्या चीजें हैं वो आपको समझना है। सबसे पहले ये जो एक्स और वाई है जिसको आप वेरिएबल्स बोल रहे हैं, इनको कहा जाता है डिसीजन वेरिएबल्स। कि ये जो एक्स और वाई हैं ये आपके ग्राफ को डिसाइड करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो ये दो हैं डिसीजन वेरिएबल्स। उसके बाद इस कंडीशन को, ये जो कंडीशन है ये कंडीशन है, इन कंडीशंस को आप लीनियर इनइक्वालिटीज या कंडीशंस या रेस्ट्रिक्शंस बोलते हैं, या इनको बोला जाता है कंस्ट्रेंट। ये कंस्ट्रेंट्स हैं, मतलब आपके पास कुछ कंडीशंस हैं जो एक्स और वाई पे आपके पास एप्लीकेबल हैं और इस कंडीशन को ही फॉलो एक्स और वाई करेंगे, इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे तो वो इसके सॉल्यूशंस नहीं बनेंगे। दूसरी चीज जो ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इनको बोला जाता है नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। तो इन दो कंडीशंस ने आपको क्या रेस्ट्रिक्ट किया कि जो भी इस पूरे सिस्टम का कॉमन ग्राफ आपके पास आने वाला है वो ग्राफ नॉन नेगेटिव एरिया में आएगा। नॉन नेगेटिव एरिया का मतलब क्या है, वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो आइए एक बार इस सम को जैसे 11th क्लास में आपने किया है वैसे मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं और फिर ये 12th में कहां रिलेटेड है, किस चैप्टर से रिलेटेड है और क्या 11th और 12th में डिफरेंस है वो आपको क्लियर होगा। तो सबसे पहले सपोज कीजिए आपके पास दो कंडीशंस गिवन है, ये नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस गिवन है और आपको एक फिजिबल रीजन ड्रॉ करना है। फिजिबल रीजन का मतलब था कि एक ऐसा ग्राफ का रीजन जो गिवन हर एक कंडीशन का सॉल्यूशन पार्ट है। मींस जो अगर उस रीजन का कोई पॉइंट आप फर्स्ट कंडीशन में पुट करें या सेकंड में पुट करें या इन रेस्ट्रिक्शंस में पुट करें, हर एक सेटिस्फाई वो करे, तो ऐसे रीजन को हम बोलते हैं फिजिबल या कॉमन टू ऑल रीजन। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनइक्वालिटी को आप एक इक्वेशन बना लेते हैं, लेट कर लेते हैं। इनइक्वालिटी का सिंबल और इक्वेशन का सिंबल आप देख रहे हैं। एक इक्वेशन मेरे पास अगर आ गई तो मैंने इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कुछ पॉइंट्स की मेरे को जरूरत पड़ेगी। वो पॉइंट्स मैंने इस टेबल में ड्रॉ किए हैं। टेबल में मैंने x को 0 रखा तो y 50 आ गया, y को 0 रखेंगे तो x 50 आ जाएगा। ये दो पॉइंट्स मेरे पास आ गए। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए अगर आपके पास दो डिफरेंट पॉइंट आ जाते हैं तो आप इजीली उसको ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली मैंने जो कंडीशन 2 थी, ध्यान से देखिएगा, ये कंडीशन 2 थी, ये इक्वेशन 2 है। इस कंडीशन को पहले मैंने इक्वेशन लेट करा। अब इक्वेशन आने के बाद आपने इसका टेबल एक ड्रॉ कर दिया जिसमें आपके पास टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आने जरूरी है, कम से कम दो, एटलीस्ट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो x को अगर आप 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 90 आएगी और अगर आपने y को 0 रखा तो x की वैल्यू 30 आ जाएगी। तो ये दो टेबल्स आ गई। उसके बाद इन कंडीशंस का क्या मीनिंग है, अगर आप इस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इनइक्वालिटी को इक्वेशन लेट करते हैं कि लेट x इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस एंड y इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। तो आपके पास x एक्सिस और y एक्सिस ये आ जाएंगे। तो मैंने y एक्सिस ड्रॉ कर दिया, x एक्सिस ड्रॉ कर दिया, जैसे टेबल में पॉइंट्स आए हुए थे उससे मिलता जुलता मैंने स्केल यहाँ पे ड्रॉ किया है। मैंने 1 यूनिट को लिया है 10 पॉइंट्स के इक्वल, ये इस तरह से मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। इधर भी ये 90 तक का मेरे पास स्केल आ गया। अब जो पॉइंट्स हैं 0 50 50 0, मैंने ये पॉइंट लोड किए 0 50 और 50 0, इन दोनों को ज्वाइन किया, एक स्ट्रेट लाइन आपके पास आ गई। इक्वेशन से स्ट्रेट लाइन बन गई मेरे पास और मैंने इक्वेशन ही उस स्ट्रेट लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए लिख दी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। ये फर्स्ट इक्वेशन है तो यहाँ पे ये इक्वेशन लिखी गई है। इसी तरह दूसरी इक्वेशन के जो टेबल के पॉइंट्स हैं 0 90 और 30 0, तो ये 0 90 है y एक्सिस पे, ये 30 0 आ गया x एक्सिस पे, मैंने ड्रॉ कर दिए और इनको ज्वाइन कर दिया, एक स्ट्रेट लाइन मेरे पास आई। अपनी कन्वीनियंस के लिए स्ट्रेट लाइन के एक तरफ मैंने वो इक्वेशन लिख ली जिससे ये स्ट्रेट लाइन बनी है। तो इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। जब भी इस पे हम कुछ लिखेंगे तो वो इक्वेशन लिखी जाएगी, क्योंकि इक्वेशन से सिर्फ लाइन ड्रॉ होती है और इन इक्वालिटीज से ड्रॉ होता है पूरा का पूरा प्लेन। तो अब वो प्लेन क्या है एक्चुअल में, इस x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 और 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90 के जो सॉल्यूशंस हैं
वो इन लाइंस पे तो लाई करते ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन लाइन से अलावा जो रीजन है उसमें भी सॉल्यूशंस लाई कर सकते हैं। तो वो जो सॉल्यूशंस वाला रीजन है वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में x और y को 0 0 पुट किया, और कंडीशन में कौन सी दे रहा हूं, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। जब आप x को 0 और y को 0 रखेंगे तो क्या 0 लेस देन 50 आ जाएगा, ये बिल्कुल ट्रू है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट 0 0 है वो इस कंडीशन का एक सॉल्यूशंस है। और जैसा कि आपने 11th में सीखा था, सारे सॉल्यूशंस इनइक्वालिटी का जो ग्राफ बनता है, जो इक्वेशन का ग्राफ बनता है, उसके एक ही तरफ लाई करते हैं, या तो सारे सॉल्यूशंस इस तरफ होंगे या दूसरी तरफ होंगे। तो वो डायरेक्शन किस तरफ सॉल्यूशंस लाई कर रहे हैं, सॉल्यूशन हाफ प्लेन कौन सा है, वो डिसाइड करने के लिए ये आप सारा का सारा प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। तो एक्स वाई को आप कोई भी एक पॉइंट पुट कर सकते हैं। ये पॉइंट मैंने अपनी चॉइस के लिए 0 0 पुट किया है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप हर बार 0 0 पुट करेंगे, आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, सपोज ये जो इक्वेशन का ग्राफ है, जिस पॉइंट से ये पास कर रहा है, वो कोई भी पॉइंट हो सकता है, वो 10 40 भी हो सकता था, वो 20 30 भी हो सकता है, 30 20, जो पॉइंट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, वो पॉइंट कभी भी सॉल्यूशन ऑफ प्लेन की डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर सकता। तो आपको ऐसा पॉइंट पुट करना है जो लाइन पे लाई ना करे। जैसे ये दोनों लाइंस ओरिजिन से पास नहीं कर रही, तो इसलिए मैंने दोनों में बारी बारी से ओरिजिन ही पुट करा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो इस तरह से आपने देखा, जब फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए, इन इक्वेशन के लिए आपने सॉल्यूशंस की डायरेक्शन देखनी चाहिए, तो वो डायरेक्शन आ गई टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो मैंने लाइन 1 पे टुवर्ड्स द ओरिजिन के ये 2 एरो लगा दिए। सिमिलरली कंडीशन नंबर 2, इनइक्वालिटी नंबर 2 में आपने यही पूरा का पूरा प्रोसीजर फॉलो किया और आपके पास रिजल्ट फिर से ट्रू आ गया। इसका मतलब 0 0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस कंडीशन आल्सो, इसका भी सॉल्यूशन है। तो इससे भी वो ओरिजिन की तरफ ही आपके पास सारे सॉल्यूशंस आएंगे। तो मैंने ये एरोस लगा दिए। अब इन लाइंस के लिए जो एरोस हैं वो इस क्वाड्रेंट में नहीं आ सकते, सेकंड में या थर्ड में नहीं जाएंगे या फोर्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके पास ये कंडीशंस पहले से ही गिवन है, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस, कि आपको नेगेटिव रीजन में नहीं जाना, सिर्फ पॉजिटिव रीजन में आपको रहना है। तो इसलिए यहाँ नहीं है। उसके बाद क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये देखिए एरो लगाया हुआ है, x 0 होगा राइट साइड में, एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा अपवर्ड। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉमन पोर्शन मेरा आने वाला है। तो अब इस पूरे सम को करने से आपके पास क्या कंक्लूजन आया कि जो कॉमन पोर्शन है मेरे पास वो ये वाला ग्राफ है, जिसके अंदर कोई भी पॉइंट आप पिक करेंगे इस रीजन का, वो वाला पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, साथ ही कंडीशन को भी, साथ ही इन दोनों को भी। तो इस रीजन को हम बोलते हैं, ये जो रीजन आ गया ये है फिजिबल रीजन। फिजिबल का मतलब है कॉमन टू ऑल, जो हर एक कंडीशन के लिए कॉमन आ गया। तो ये तो था अभी तक 11th क्लास का टॉपिक, जिसमें आपने कुछ इनइक्वालिटीज दे रखी थी, उनको इक्वेशंस में कन्वर्ट करा और उसके बाद उनका टेबल ड्रॉ करके उनका ग्राफ प्लॉट किया, और फिर ग्राफ में ये देखा कि उन इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशंस किस डायरेक्शन में लाई करते हैं। उसके लिए आपने एक डिसाइडिंग पॉइंट पुट करना है। वो पॉइंट आप कोई भी पुट कर सकते हैं आपकी चॉइस से, लेकिन सिर्फ एक ध्यान रखना है कि वो पॉइंट ऐसा नहीं हो जो किसी लाइन पे लाई कर रहा हो। लाइन के ग्राफ पे लाई करने वाला पॉइंट आपकी डायरेक्शन को डिसाइड नहीं कर सकता। तो ये सारा प्रोसीजर हम 11th क्लास में करके आए थे। अब इसके बाद मैं अगर आपसे ये कहता कि मेरे पास एक फंक्शन है z, जिसकी वैल्यू है 4x प्लस वाई, इस z फंक्शन को बोला जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मतलब अब आप सोचिए, मेरे पास कोई एक स्टेटमेंट है जिसमें मेरे पास एक z फंक्शन गिवन है और मैं इस z फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज निकालना चाह रहा हूं कि इस z की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है या मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है। मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज को बोलते हैं ऑप्टिमल वैल्यूज। तो वी वांट टू ऑप्टिमाइज द फंक्शन z डिपेंडिंग ऑन द वेरिएबल्स x एंड y, वेयर x एंड y आर डिसाइडिंग वेरिएबल्स सब्जेक्ट टू द कंडीशंस या कांस्टेंट। मतलब x और y पे कंडीशंस क्या है, वो किस कंडीशन में मूव कर रहे हैं या चेंज हो रहे हैं या वेरी हो रहे हैं, वो कंडीशंस आपको दी मिलेगी। ये कंडीशंस हैं, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस हैं। इनका जो भी ग्राफ बनेगा उस फिजिबल रीजन में आपको इस z ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ऑप्टिमम वैल्यूज, मैक्सिमम या मिनिमम जो पूछी जाएंगी या दोनों आपको बतानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब दोबारा से एक बार इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आप 11th क्लास की तरह इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ में फिजिबल रीजन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद
फिजिबल रीजन दो तरह का हो सकता है, एक होता है बाउंडेड जो हर तरफ से बाउंडेड है, और एक होता है अनबाउंडेड जो किसी एक तरफ से अनबाउंडेड हो। ये वाला जो रीजन है इस बार ये बाउंडेड है, हर तरफ से बाउंडेड है। तो बाउंडेड रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स आपको फाइंड करने हैं। कॉर्नर पॉइंट मतलब आप देख पा रहे हैं ग्राफ में, जहां जहां पे भी ग्राफ में कॉर्नर्स बने हैं वो आपको फाइंड करने हैं। अगर आप ये वाला कॉर्नर पॉइंट लिखते हैं तो ये बनेगा 0 50। ये वाला जो कॉर्नर पॉइंट है ये ऑब्वियसली ओरिजिन है 0 0। ये वाला कॉर्नर पॉइंट है 30 एंड 0। लास्ट वाला जो पॉइंट है जो दो स्ट्रेट लाइंस के इंटरसेक्शन से बना है, ये पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो दो इक्वेशंस आपने बनाई हुई है, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 जो इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे, किसी समय में भी एक के अलावा कहीं और दूसरी लाइन कहीं दूसरे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो जिस पॉइंट पे जो दो इक्वेशंस की लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं उन इक्वेशंस को अगर आप सोल्व करें, सोल्व करने का मतलब फॉर द टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y आफ्टर सॉल्विंग बाय एनी ऑफ द मेथड, जैसे 10th में था सब्स्टिट्यूशन मेथड, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स मेथड, एलिमिनेशन मेथड या ग्राफिकल जो भी मेथड आप यूज करते थे, आप इनको एलिमिनेशन मेथड से जैसे अगर मैंने सोल्व करा तो मेरे पास जो ये पॉइंट आने वाला है, ये ग्राफ से भी आपको थोड़ा सा हिंट मिलेगा, और ये पॉइंट मेरे पास जो आ गया वो है 20 एंड 30। तो 12th क्लास में इस चैप्टर का जो नाम है, एक्चुअल में ये क्लास 12th का चैप्टर नंबर 12 है और इसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। 11th क्लास में ये था लीनियर इनइक्वालिटीज, जिसमें आप सिर्फ ये बाउंडेड रीजन है या अनबाउंडेड रीजन है ग्राफ निकालने तक का काम था। 12th में हमने क्या किया, उस पूरे के पूरे चैप्टर को यूज किया टू फाइंड द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ ए गिवन फंक्शन कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड व्हिच इज बेस्ड ऑन द गिवन रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्स एंड वाई। सो दिस इज द चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर क्यों है ये, क्योंकि वेरिएबल्स की पावर्स 1 है, और प्रोग्रामिंग क्योंकि आप ये पूरा ऐसा इसको प्रोग्राम करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपके पास डायरेक्ट इनइक्वालिटीज गिवन मिलेंगी, कई बार स्टोरी सम्स जैसे स्टेटमेंट वाले सम्स भी आपको मिलेंगे जिसको आपको कन्वर्ट करना होगा इन कंडीशंस में, और उसके बाद आप इस सम को सोल्व करेंगे। तो इस सम में z की ऑप्टिमम वैल्यूज निकालने का मेथड क्या है, फॉर्मूला क्या है, क्या रूल है। तो फॉर्मूला है या मेथड है हमारे पास, उसको बोला जाता है कॉर्नर पॉइंट मेथड, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जब आप गिवन कंडीशंस पे बेस्ड एक ग्राफ बना लेते हैं, तो ग्राफ में अगर बाउंडेड रीजन आपके पास आ जाता है तो बाउंडेड रीजन में इस z की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू सिर्फ कॉर्नर पॉइंट्स पे ही लाई करेंगी, अदरवाइज किसी पॉइंट पे लाई नहीं करने वाली। तो इसको बोला जाता है कॉर्नर पॉइंट मेथड। अब अगर किसी z फंक्शन का इस जैसे ये बाउंडेड रीजन आ गया जिसमें आपके पास 4 कॉर्नर पॉइंट है, अभी इन चारों कॉर्नर पॉइंट पे आप z की वैल्यू निकालने वाले हैं, तो कॉर्नर पॉइंट मेथड से मैं क्या करूंगा, एक छोटी सी टेबल में यहाँ पे बनाऊंगा जिसमें मैं लिखूंगा एक तरफ तो कॉर्नर पॉइंट, दूसरी तरफ मैं लिखूंगा कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन z। z फंक्शन है 4x + y, तो फर्स्ट पॉइंट लेट मेरा है 0 0, जिसपे अगर आप z की वैल्यू देखेंगे, अगर आप x और y को 0 पुट करेंगे तो वो 0 ही आएगा। दूसरा पॉइंट है मेरे पास 30 0, तो 30 0 पे जैसे ही आपने पॉइंट पुट करा तो आपके पास वैल्यू आएगी 120। अगला पॉइंट है मेरे पास 20 एंड 30, 20 30 पे आप वैल्यू रख के देखिए, वैल्यू आ गई z की 110, और लास्ट पॉइंट है मेरे पास 0 50, 0 50 पे मेरी वैल्यू आ गई 50। तो ये एक टेबल आपने बना दी। ये टेबल हमने क्या किस मेथड से बनाई है, इस मेथड का नाम है कॉर्नर पॉइंट मेथड। कॉर्नर पॉइंट मेथड आपको ये कहता है कि एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो किसी बाउंडेड रीजन में लाई कर रहा है, उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज उस बाउंडेड रीजन के सिर्फ कॉर्नर पॉइंट में से किसी पॉइंट पे आ सकती है, इनसाइड द रीजन या ऑन द एजेस पॉसिबल नहीं होगी। एक केस में अगर आप ऐसा सपोज कीजिए कि किन्हीं दो पॉइंट पे z की सेम वैल्यू आ गई, सेम वैल्यू आने का मतलब है कि उस पूरी लाइन पे वो वैल्यू सेम ही रहेगी, तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज इस इनफाइनाइट पॉइंट्स पे फिर लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर जैसे ये टेबल आपकी बनी, इसमें 4 डिफरेंट पॉइंट आए हैं जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, और सभी पे जो वैल्यूज हैं वो 4 डिफरेंट वैल्यूज आई हैं, तो इस टेबल से आप ये इजीली बता सकते हैं कि z की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है और मिनिमम वैल्यू है वो क्या है। तो अगर आपको सब में पूछा गया होता कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ z, तो मिनिमम वैल्यू विल बी 0 एट x equal to 0 and y equal to 0, and if maximum value was asked, तो maximum value is 120 at x equal to 30 and y equal to 0, मतलब z की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है। इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं आपको वो चैप्टर 12 की फर्स्ट एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में मिलेंगे, जिसमें कुछ सम्स हैं इसी तरह के बेस्ड वो एग्जांपल्स हैं, आपको आज वो करने हैं।
और इस वीडियो को, अगली वीडियो में मैं इसी टॉपिक का एक एक्सटेंडेड फॉर्म जिसमें आपको स्टेटमेंट सम्स मिलेंगे वो करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।